प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो 8415 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए कि एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च को निर्धारित कर दिया गया है। उसके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे, जिसमें कि एग्जाम के पैटर्न पे ही अलग-अलग सब्जेक्ट से कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप कलम कॉपी लेकर के वीडियो के सामने बैठे, ताकि जैसे-जैसे मैं क्वेश्चन और उसके ऑप्शन बताऊं, आप उसके आंसर कर सकें और आप ये देख सकें कि आपके 100 में से कुल कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आप कट ऑफ को पार कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 14, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है हिंदी से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन है पलंग, सिनेमा घर, लोटा या पर्यंक। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोटा तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है, नवीन का विपरीतार्थक शब्द क्या है। ऑप्शन है प्राचीन, अर्वाचीन या भूत या अतीत। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन जो है नवीन का विपरीतार्थक शब्द है। अगला क्वेश्चन है, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है। यज्ञ करना, आग जलाना या फिर आग को तेज करना या क्रोध को भड़काना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रोध को भड़काना अर्थ हो जाएगा आग में घी डालने का। क्योंकि आप क्रोध को और तेज कर रहे हो, वैसे ही आपका आग में घी डाल के भी तेजी किया जाता है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निपात मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। 8, 9, 10 या 14। तो इसका करेक्ट, सॉरी 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 प्रकार के जो है निपात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्गम का विच्छेद क्या होगा। दुर्जुड़गम, दुजुड़गम, दुहजुड़गम या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुजुड़गम मिलकर के बनता है दुर्गम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या क्रमधारय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। चूंकि राष्ट्र का पति यानी कि राष्ट्र का मालिक, तो ये आपका तत्पुरुष हो जाएगा, चूंकि इसमें कारक चिन्ह आ रहा है। इसका अगला क्वेश्चन है, सेठ ने ब्राह्मण को गाय दी, इसमें को किस कारक का विभक्ति है। संप्रदान, संबंध, कर्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, को या के लिए, यानी कि जो है सेठ ब्राह्मण के लिए गाय दे रहा है, ब्राह्मण को दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान का चिन्ह यहाँ पर को है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है। इ है, य है या फिर दीर्घ ई से य है या फिर ट्रिय है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय में दीर्घ ई से य प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, इसमें जो है आपका रश्मि भी पर्यायवाची होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अंशु जो है आपका ये भी पर्यायवाची शब्द होता है, तो ये भी आपका नहीं हो पाएगा। विभा का मतलब भी आपका किरण ही होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और मयूख का भी मतलब आपका जो है किरण ही होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन ही आपका गलत दे दिया है, या फिर एक कंडीशन में हो सकता है इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगर यहाँ पे ख के जगह पर र रहे, यानी कि मयूर रहे, तो इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन है गधा बनना, धोबी का मर जाना, कहीं ठौर ठिकाना न होना या धीरे धीरे चलना। देखिए, धोबी का कुत्ता न तो घर का ही है, न ही घाट का है, यानी उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, नाटक का स्त्रीलिंग क्या है। नाटक, नाटिका, नाट्य या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, नाटिका जो है नाटक का स्त्रीलिंग है। अब देखेंगे हम इंग्लिश से प्रश्न। तो इंग्लिश से जो पहला प्रश्न है वो है, गुड स्लीप इज नेसेसरी डैश गुड हेल्थ। और यहाँ पे ऑप्शन मतलब प्रपोजिशन फिल करना है, और ऑप्शन दे रखा है ऑफ, फॉर, एट और ओवर। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट वर्ड, यानी कि स्पेलिंग चेक करना है आपको। स्विमिंग, स्क्वेरल, स्क्वेरल या रेफरी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा जो स्पेलिंग सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्क्वेरल का स्पेलिंग जो है SQUIRREL सही है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, द मेडिसिन आर इफेक्टिव फॉर क्योरिंग कोल्ड। ऑप्शन बी है, द मेडिसिन आर कैपेबल फॉर क्योरिंग कोल्ड। और ऑप्शन सी है, दीज मेडिसिन, यहाँ पे मैंने द बोल दिया था, तो अब से फिर से बोल देता हूँ एक बार, दीज मेडिसिन आर इफेक्टिव फॉर क्योरिंग कोल्ड। ऑप्शन बी था, दीज मेडिसिन आर कैपेबल फॉर क्योरिंग कोल्ड। और ऑप्शन सी है, दीज मेडिसिन आर पावरफुल फॉर क्योरिंग कोल्ड। और ऑप्शन डी है लास्ट है, दीज मेडिसिन आर प्रॉपर फॉर
क्यूरिंग कोल्ड। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीज मेडिसिन आर इफेक्टिव फॉर क्यूरिंग कोल्ड। जो है इसमें सही एक सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव हम लोग मेडिसिन जो होता है वो इफेक्टिव होता है, ना कि केपेबल होता है, ना ही वो पावरफुल होता है, और ना ही जो हम लोग बोल सकते हैं कि मेडिसिन प्रॉपर होता है। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। अगला क्वेश्चन है एंट्रीम ऑफ हॉलो इज ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी एम्प्टी, और ऑप्शन सी लो, और ऑप्शन डी है सॉलिड। तो ये देखिए होलो मतलब आपका अंदर से खाली यानी खोखला हो गया, और अंदर से भरा रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात करेंगे मैथ से क्वेश्चन का। तो मैथ से जो आपका पहला प्रश्न है वो है आपका अंडर रूट 2 to the power n = 64। अब देखो क्या करते हैं, दोनों तरफ में स्क्वायर करते हैं। जब इधर आप स्क्वायर कीजिएगा तो 64 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या होगा, ये कट जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर जब करेंगे तो ये हट जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या आ रहा है, इस तरीके से आपका आ रहा है 2 to the power n इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा आपका 64 का स्क्वायर। तो 64 का पहले आप निकालो कि ये 2 to the power कितना हो जाएगा, तो 2 to the power आपका जो है 64 हो जाता है 6। 2 का पावर जब 6 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका जो है 64। अब इन सबका हम लोग जब स्क्वायर निकाल देंगे, ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका 6 का पावर जब 2 था तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 2 यानी कि 12। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। तो अगला जो प्रश्न है वो है आपका 17 नंबर, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस ऐसे करके इनफाइनाइट तक। तो हम मान लेते हैं कि इसके बराबर जो है ये x के बराबर है। ये कितना के बराबर है, x के बराबर, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ में हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों तरफ में स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा x का स्क्वायर, और इधर में जो बड़ा वाला स्क्वायर है, सॉरी ये जो आपका अंडर रूट है ये हट जाएगा, यानी कि ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ठीक है, और बराबर क्या आ जाएगा, तो बराबर में आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में देखिए, तो प्लस में आपका क्या आने वाला है, यहाँ पर आप प्लस में देखिए, एक सेकेंड, चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा आपका अंडर रूट 12, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 12, फिर से क्या आएगा, फिर से प्लस आपका अंडर रूट में आएगा क्या 12, ठीक है, और फिर से क्या आएगा, फिर से आपका जो है अंडर रूट में 12, ऐसे ही जो है करते हुए ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। जब इनफाइनाइट तक जाएगा तो इसी को तो हमने x माना था, इसको हमने कितना माना था, x माना था। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 12, और प्लस हो जाएगा आपका x। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और फिर बन जाएगा आपका जो है यहाँ पर x, और फिर माइनस में हो जाएगा आपका 12 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पर जो हम लोग निकाल देंगे, इसका सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग फैक्टराइज मतलब तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x, और फिर ये जाएगा प्लस 3x, और माइनस हो जाएगा आपका 12 इक्वल टू हो जाएगा 0। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसके बाद जो है ये हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x -4 में शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है जब कॉमन लीजिएगा तो एक बार में आ जाएगा x -4, और एक बार में आ जाएगा आपका क्या, तो एक बार में जो है आपका आ जाएगा यहाँ पे, एक बार देख लीजिए यहाँ पे x -4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो है x, ठीक है, और यहाँ पे जब 3 इसको कॉमन लीजिएगा तो x प्लस आपका जो है 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 3 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इस तरीके से देखेंगे, तो अगर इसके हिसाब से देखोगे, इस वाले के हिसाब से देखोगे, तो x का वैल्यू आपका जो है ना ये आ जाएगा 4, ठीक है। और इस वाले के हिसाब से जब देखेंगे तो इस वाले के हिसाब से आपका x का वैल्यू आपका हो जाएगा क्या -3। तो अब हम लोग ऑप्शन में देख लेंगे ऑप्शन आपका कौन सा सही है। तो इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन जो है इसमें सही दिख रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपका एक वैल्यू दिया हुआ है, और इसका जो है हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इसका जो है हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, मतलब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, इस फॉर्मूले पर देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है आपका 4ab होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, तो ये कर देंगे हम लोग 4 और इनटू कर देंगे a प्लस ए बी, ठीक है ना। तो 4ab a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू यहाँ पे 4ab करना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0. a का वैल्यू मैं लिख देता हूँ 0.147, और आपका जो है b का वैल्यू कितना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू जो है आपका वो है 0.089, ठीक है। अब नीचे में आपका जो दिया है ना वैसे का वैसे ही हम लोग देते हैं। नीचे में कितना दिया है 0.147,
7 और इनटू है आपका 0.089। अब देखिए 0.089 से 0.089 कट जाएगा, 0.14 से 0.147 कट जाएगा। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, तो दोनों का जो आपका करेक्ट आंसर 4 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपका का काम होता है ना, ऑफ का काम होता है। जब ऑफ का काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ का जब काम करेंगे तो ये से ये कट जाएगा, यानी कि जो 2/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 2/7। ठीक है, इसके बाद से देखिए यहाँ पे हम उसके इस काम को करने के बाद से सेकंड स्टेप पे हम आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जो हम लोग भाग करेंगे तो भाग करेंगे तो ये जाएगा ऊपर में, 3 जाएगा ऊपर में और ये जाएगा नीचे में, तो ये कट जाएगा। तो ये कट जाएगा, तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक है ना, 1/5 हो गया, मतलब 1/5 हो गया। इसके बाद से तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, तो गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका ऊपर में 3 हो जाएगा, नीचे में 15 हो जाएगा। तो अब क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे पहले में कितना आया था, 1/5 मतलब 1/5 आ गया। ठीक है, ये हो गया 1/5। इसके बाद से है आपका क्या, प्लस प्लस में कितना आया है, 1×3 और 4×5 = 20। तो 1 बट्टा कितना आ गया, 1 बट्टा हो गया ये 20। ठीक है, इसके बाद से जो है हमारा कितना है, यहाँ पे माइनस है तो हम लोग लिख देंगे माइनस। ये कितना आया था, 2/7 आया था। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऊपर में 2 और नीचे में कितना लिख दिया, 7। अब इसका सिंपल सा जो है हमें क्या कर देना है, बट्टा का जोड़ घटाव कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 7 और 5 का एलसीएम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 140। तो हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया 140। अब 5 से जब इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 28। तो 28 हो गया। ठीक है, अब प्लस, अब 20 से कटाएँगे 140 को तो कितना बार में जाएगा, 7 में। तो 7 बार में जाएगा तो हम लोग क्या लिख देंगे हम लोग 7। ठीक है ना, 20 7 140 और इसके बाद से क्या हो जाएगा, इसके बाद से माइनस और 7 से जब भाग करेंगे तो 20 आएगा, तो 20 गुना आपका हो जाएगा 40। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 28 और 7 35 और माइनस आपका क्या हो जाएगा, 1 सेकंड रुक जाओ यहाँ पे। ये जो है 7 तो 20 यहाँ पे 40 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये भी सही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 इधर का और 2 इधर का, तो 9। तो 9 बट्टा आपका कितना हो जाएगा, 9 बट्टा आपका 140। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 9/40। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, जो कि है एक परिवार में 8 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक 55 वर्षीय सदस्य चला जाता है, उसके स्थान पर 39 वर्षीय एक सदस्य आ गया, तो फिर परिवार का नया औसत वर्ष क्या है? तो सिंपल सी बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हर एक का उम्र कितना है, 40 है। ठीक है, कितने लोगों का उम्र 40 है? तो ये जो है आपका है 8 लोगों का उम्र जो है आपका मतलब औसतन कितना है, 40 आ रहा है। ठीक है, अब एक व्यक्ति इसमें से निकल गया है। एक व्यक्ति क्या हो गया, निकल गया। वो कितने साल का था, वो था आपका 55 साल का। उसके जगह पर कितने वर्ष का आया है, उसके जगह पर आया है 39 वर्ष का। 39 वर्ष का आया है, तो कितना का डिफरेंस कम हो गया, मतलब जो आपका उम्र पहले सभी 8 लोगों का जो उम्र था वो आपका 40 गुणे 8 था। तो अब कितना कम हो जाएगा, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 1 इधर का और इधर 16। तो 16 वर्ष जो है आपका कम हो जाएगा। अब 16 वर्ष जब कम होगा तो 8 लोगों का जो है घटेगा ना, तो 8 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो कितना घटेगा, तो ये कुल मिलाकर के आपका 2 घटेगा। तो पहले कितना था, पहले था आपका 40, तो अब कितना हो जाएगा, 2 हम घटा देंगे और इस तरीके से आपका जो है आ जाएगा 38। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका आपका यही था। तो इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 38। अगला क्वेश्चन है, 3 लकड़ी के लट्ठे 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटना है। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, अधिकतम लंबाई क्या होगी? अब देखिए, आपको एक ही नाप का जो है अलग-अलग ये टुकड़ा काटना है, जिससे कि 36 मीटर को भी अलग-अलग जो है आपके टुकड़ों में बाँटा जा सके, 54 मीटर और 63 मीटर को। तो इसका सिंपल सी बात है, हम लोग क्या निकालेंगे, इसका सॉरी एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ निकालिए, आप देख लीजिए इनमें सबसे वो बड़ा संख्या कौन-सा है जिससे कि इन तीनों में भाग दे सकते हैं। देखिए 18 से भाग करेंगे तो 18 दूनी 36, 63 नहीं कटेगा। तो ये आपका जो है आंसर नहीं होगा। इस तरीके से अगर बात करें हम लोग 51 से, तो 51 से जो हम लोग 36 में भाग नहीं दे सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद से रहा 4.5 और 9, तो देखिए तो 9 में 9 चौके 36, ठीक है, 9 सत्ते 63 भी हो जाएगा और इस तरीके से आपका 9 चौके 36 हो गया, 9 छक्के 54 हो गया। तो ये 9 से सब में कट जा रहा है, तो इन सब में जो है आपका 9 आपका वो सबसे बड़ा जो है
इकाई हो गया, या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर हो गया, जिसे कि हम लोग इन सब में भाग दे सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z और b स्क्वायर इक्वल टू ac दिया है, तो तुमको जो है y का वैल्यू निकालना है। तो इसमें सबसे सिंपल तरीका क्या है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को लिख देता हूँ और फिर हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है आपका a का पावर दिया है कितना, x दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, x का पावर x लिख दिए, इक्वल टू में कितना है, तो इक्वल टू में आपका जो है b का पावर y है, ठीक है। और इक्वल टू में कितना है, तो c का पावर आपका जो है z है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो आपका वैल्यू दिया हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है a का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे a इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं b का पावर आपका जो है y, और ये हो जाएगा आपका सॉरी अंडर रूट में, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सॉरी अंडर रूट में नहीं, बल्कि आपका जो है ये करनी में आ जाएगा, जिसका पावर आपका x हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा आपका b का पावर y और बट्टा में हो जाएगा आपका x, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है इससे निकाल लिया a का वैल्यू। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर b का पावर जो y है और c का पावर जो z है, इन और ये दोनों बराबर है, तो इस रिलेशन से हम लोग जो है c का वैल्यू निकाल लेते हैं कि c का क्या हो जाएगा। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम उसी प्रकार से जो है आपका c इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट, तो अंडर रूट नहीं बल्कि इसका पावर भी हो जाएगा आपका z, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया z और इसके अंदर में आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b का पावर y, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो इक्वल टू में आपका कितना आ जाएगा, तो इक्वल टू में c इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका b का पावर y और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका z, ठीक है ना। अब ये हमने दो वैल्यू निकाली है a और c का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है बी स्क्वायर बराबर कितना, तो बी स्क्वायर बराबर आपका दिया हुआ है यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर आपका दे रखा है यहाँ पे ए सी। तो ए का वैल्यू आपने अभी निकाला था, तो उसको लिख दीजिए। ए का वैल्यू कितना निकाला है आपने, बी टू द पावर आपका कितना वाई डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया y डिवाइड बाई x। इसके बाद से गुणा करेंगे, c का वैल्यू कितना है हम लोग लिख देते हैं, तो c का वैल्यू है आपका y डिवाइडेड बाई z, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया b स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है बेस जब सेम है तो ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, यानी कि आपका आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका जो है b का पावर y डिवाइडेड बाई x और प्लस में आपका आ जाएगा y डिवाइडेड बाई z, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, देखो ये आपका b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका y बट्टा x प्लस यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका y बट्टा x प्लस y बट्टा z। तो हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x z, तो नीचे में आ जाएगा इन दोनों को जब जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा x और z हो जाएगा। अब ये z से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका ये हो जाएगा z y और फिर यहाँ पे इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे x y में, तो इस तरीके से हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा y, ठीक है ना। अब इसको आगे फर्दर हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इधर हम लोग लिख देते हैं, तो ये जो है आपका हो जाएगा 2, ठीक है। और क्या था यहाँ पे जो है 2xz था, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2xz। अब नेक्स्ट क्या था, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो इक्वल टू में हम लोग y को कॉमन ले लेंगे। जब y को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पर जो है जेड वाई है और एक्स वाई है, तो y को कॉमन लेंगे तो जेड प्लस एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जेड प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका जेड और प्लस हो जाएगा आपका एक्स। अब क्या करेंगे, ये आपका जो इधर जाएगा तो y बराबर कितना वैल्यू आ जाएगा, तो y बराबर आपका जो है वैल्यू आ जाएगा 2x z और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका z प्लस एक्स। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही है, क्या आंसर आया है 2xz डिवाइडेड बाई z प्लस एक्स। तो 2xz डिवाइडेड बाई x प्लस z, इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दिए रखा है यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे जो सॉरी b का वैल्यू यहाँ पे 40 दे दिया है। तो b का वैल्यू जब 40 दे दिया है तो इस तरीके से इसका जो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a माइनस
40। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तीनों जो है एंगल 180 बन रहे हैं, तो इसमें से 80 घटा दीजिए तो a माइनस 40, और इसमें जब हम लोग ऐड करेंगे a को तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 180 माइनस 80 यानी कि 100। तो मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ 100। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू आपका जो है 140 हो जाएगा, क्योंकि 40 इधर आके जुड़ जाएगा। अब ये 2 से 140 जब कटेगा तो आ जाएगा a इक्वल टू कितना, 70। तो इसका जो है a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 70 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी जो है आपका समरूप है ट्रायंगल डीईएफ के, तो और AB और DE का जो है यहाँ पे रेशियो दिया है 4:9। ठीक है ना, तो जब भुजा का रेशियो दिया है 4:9, तो इसका जो है क्षेत्रफल का रेशियो इसका स्क्वायर के बराबर होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 16:81। लास्ट क्वेश्चन है मैथ से, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 420 इक्वल टू 0 है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो इसका सिंपल तरीका क्या है, हम लोग इसको जो है फैक्टराइज कर लेंगे। तो जब फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 21 एक्स हो जाएगा, 21 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस 20 एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 20 एक्स, और माइनस कितना हो गया, तो माइनस आपका 420 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में आपका 0 आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इनमें आपका कॉमन क्या हो जाएगा, इनमें आपका हम लोग कॉमन ले सकते हैं एक्स, तो एक्स इंटू क्या हो जाएगा एक्स, और प्लस हो जाएगा सॉरी माइनस हो जाएगा 21, और दूसरा यहाँ पे 20 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20, और फिर से कॉमन लेंगे तो फिर से आपका कॉमन जो है आपका x माइनस 21 आ जाएगा। तो x माइनस हमने क्या लिख दिया, 21 लिख दिया। इक्वल टू में क्या आएगा, यहाँ पे जो है इक्वल टू में आपका हो जाएगा 0। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x एक फैक्टर आ गया आपका, एक फैक्टर हो जाएगा आपका x माइनस 21, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, दूसरा फैक्टर हो जाएगा आपका x प्लस 20। ठीक है, x प्लस कितना 20। तो अब देख लीजिए इनमें दोनों के हिसाब से, जब इसके हिसाब से देखेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 21। ठीक है, और जब इस वाले फैक्टर के हिसाब से देखेंगे तो इसमें कितना वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -20। तो माइनस आपका 20 इसमें ऑप्शन तो है नहीं, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, इसमें करेक्ट आंसर जो है आपका 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जो है आपका सामाजिक विज्ञान से है, सामाजिक अध्ययन से है, जो कि है तराइन की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, पृथ्वीराज चौहान, या फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, या फिर महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, या फिर मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में आपका तराइन का पहला युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, या फिर नसरुद्दीन, या फिर बलबन की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश की बेटी थी आपका रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की दरबार भाषा या दरबारी भाषा जो है क्या थी, उर्दू, हिंदी, फारसी या अरबी। तो इसका करेक्ट आंसर है फारसी। अगला क्वेश्चन है आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या सिकंदर लोदी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी जो है आपका आगरा नगर का स्थापना 1504 में किया था। ये भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि है अल-बिरूनी का पूरा नाम क्या था, अबू रेहान मोहम्मद, या अबू अब्दुल्ला, या फिर अली गुरसास्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अबू रेहान मोहम्मद जो है अल-बिरूनी का पूरा नाम था। और ये जो है आपका, चलो एक मुस्लिम आपका जो है लेखक था। इसके बाद बात करेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, जो कि है इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से, फारस से, तुर्की से, मध्य एशिया से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को से आया था इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाजा किसका जो है आपका मुख्य द्वार है। तो आपको बताना है अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है, और ऑप्शन यहाँ पे मैं बता दूं, ऑप्शन यहाँ पे जो है दे रखा है, पहला जिमात खाना मस्जिद का, दूसरा है सीरी का, और ऑप्शन सी है कुतुब मीनार का, और ऑप्शन जो है आपका डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार का जो है मुख्य द्वार है अलाई दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण देव राय राजा थे बहमनी, चोल, विजयनगर, या पल्लव साम्राज्य के। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा कहाँ है, बीजापुर में, हैदराबाद में, मैसूर में, या चेन्नई में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है
मतलब भद्राचलम में या चिदम्बरम में, हम्पी में या श्री राजहस्ती में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में आपका जो है विरूपाक्ष मंदिर है, जो कि आपका विजयनगर का राजधानी हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी मतलब कि बंगाल में, और ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में, और ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो आपका उस समय के बिहार और आज के झारखंड में हुआ था, जमशेदपुर में, जो कि आप लोग जानते भी हैं, जमशेद जी टाटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सत्ता विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसके समय में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय में, लॉर्ड लिटन के समय में, या फिर लॉर्ड रिपन के समय में, या फिर लॉर्ड मेयो के समय में? तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन के समय में भारत में सत्ता विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ठीक है, दादा भाई नारोजी, या फिर रमेश चंद्र दत्त, या जवाहरलाल नेहरू, या फिर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी? तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नारोजी ने आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को, या फिर मार्समैन को, या फिर विलियम जोन्स को, या जॉन मार्शल को? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स ग्रांट को जो है हम लोग भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई 1550 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, या फिर 1850 ईस्वी में? तो आधुनिक जो उद्योग धंधे हैं, इनका स्थापना 1850 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं? असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, या अरुणाचल प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल का सीमा जो है मिलता है सिक्किम के साथ में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 5 राज्य से, 6 राज्य से, 7 राज्य से, या फिर आपका जो है 8 राज्य से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 राज्य से। कैसे? देखिए, ये जो आपका मध्य प्रदेश में है, इसके ऊपर में आपका जो है यूपी है, इधर में आपका जो है राजस्थान है, इधर आपका गुजरात है, और फिर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो आपका महाराष्ट्र है, और इधर में आपका जो है छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके चारों तरफ में आपके जो है 5 राज्य से घिरा हुआ है। पूरब में जब बताना होगा तो हम छत्तीसगढ़ बताएंगे, उत्तर में बताना होगा तो हम लोग जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश को बताएंगे, जब पश्चिम बताना होगा तो पश्चिम में क्या बताएंगे? गुजरात को, और जब दक्षिण में बताना होगा तो महाराष्ट्र को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या है, विश्व के सर्वाधिक ठंडे स्थानों में दूसरे स्थान पर है ईटानगर, मनाली, या आपका जो है द्रास, या कुल्लू? तो इसका जो है पूरे विश्व में जब पूछा जा रहा है तो इसका जो है 43 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रास, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये दुनिया का सबसे जो है आपका ठंडे जगह में से दूसरे स्थान पे आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है? सराई घाट, जो कि ब्रह्मपुत्र पे है, या फिर डेहरी ऑन सोन, जो कि सोन नदी पर है और बिहार में है, या फिर आपका गोदावरी पर बना हुआ सेतु, या फिर तर नारायण सेतु, जो कि ब्रह्मपुत्र पर बना हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे लंबा जो रेलवे सेतु है, वो आपका जो है सोन नदी पर बनाया गया है, और ये आपका जो है बिहार में बनाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है? तो ये आपका जो है बिहार में बनाया गया है, और इसका नाम है डेहरी ऑन सोन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल पाए जाते हैं। तो साल के जो पेड़ होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वन कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। पश्चिमी घाट में, ताप्ती या नर्मदा नदी के बीच में, या गोदावरी के उत्तर में, उत्तर पूरब में, या फिर जो है मालवा पठार में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो आपके उष्णकटिबंधीय जो साल के पेड़ होते हैं, ये आपके जो है पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन का। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मक्का, चावल, गेहूं, या ज्वार? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चावल का सबसे अधिक खेती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, और 47 नंबर क्वेश्चन ये है कि किस फसल के लिए पानी की आवश्यकता है, मतलब पानी आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं है? धान, जूट, चाय, या मूंगफली? तो याद रखिए कि एकमात्र ऐसा फसल चाय ही होता है जिसको कि अधिक मात्रा में पानी की जरूरत तो होती है, लेकिन अगर जमाव होगा तो इससे नुकसान पहुंचता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा किस प्रकार की है? जलोढ़, काली, लाल, या मरुस्थलीय? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी जो आपका महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि वो गोंडवाना लैंड का भाग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस तिलहन पौधे का नाम बताइए जो भारत में सबसे या फिर कह सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे उगाई जाती है। तोरिया, राई, मूंगफली या अलसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो तोरिया होता है, मतलब जो एक प्रकार का सरसों का ही जो है प्रजाति हो गया, तोड़ी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो वो आपका तोड़ी सबसे अधिक मात्रा में जो है तिलहन के रूप में भारत में उगाया जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो कि है दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित किया जाता है? पत्ते से, तना से, जड़ से या छाल से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छाल से एकत्रित किया जाता है आपका दालचीनी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित में से किस शहर कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? कलकत्ता, विशाखापट्टनम, मुंबई या फिर श्रीनगर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम जो है इन चारों की तुलना में सबसे दक्षिण में है। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि भूमध्य रेखा के नजदीक में विशाखापट्टनम पाया जाएगा, सबसे दूर में आपका श्रीनगर पाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद से जो आपका कलकत्ता होगा, उसके बाद से आपका मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मानचित्र अगर देखना होगा तो यहाँ पर जो है आपका पड़ेगा क्या? कलकत्ता। यहाँ पे जो आपका श्रीनगर, तो यहाँ पर पड़ेगा आपका कलकत्ता, ठीक है ना। तो यहाँ पे पड़ेगा आपका मुंबई और यहाँ पे पड़ेगा आपका जो है विशाखापट्टनम। तो इसलिए हमने बताया कि विशाखापट्टनम सबसे नजदीक में होगा आपका इक्वेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती थी? ऑप्शन ए डुरंड रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा और ऑप्शन डी माउंटबेटन रेखा। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा बनाया गया था रेड क्लिफ द्वारा के द्वारा, तो सर रेड क्लिफ के द्वारा जो बनाया गया था रेखा, सीमा रेखा, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वे आकार में काफी छोटे होते हैं, या वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, या फिर वे अति शुष्क जलवायु है, या फिर वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र हैं? तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वे सभी के सभी जितने भी आपके अरब सागर में जितने भी आपके द्वीप हैं, 27 द्वीप, ये 27 के 27 जो आपके द्वीप हैं ये आपके प्रवाल से बने हुए हैं, ठीक है, कोरल से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दिसंबर में किस स्थान पर अधिकतम ऊर्जा की प्राप्ति होगी? ठीक है, तो दिसंबर के महीने में आपको बताना है कि ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ पे होगी? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई या फिर अमृतसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। चूंकि दिसंबर महीने में जो आपका जो सूर्य होता है वो दक्षिणायन होता है, तो दक्षिण की तरफ में सबसे ज्यादा मात्रा में गर्मी होगा, तो सबसे दक्षिण में आपका चेन्नई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिल्का झील से संबंधित, और चिल्का झील से संबंधित आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सीप, कछुआ, खरगोश या झींगा। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा कि झींगा के पालन के लिए चिल्का झील आपका सबसे प्रसिद्ध है। और चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील जो आपका है वो है आपका उड़ीसा में, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील जो है आपका है उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? ठीक है, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, या फिर केरल उच्च न्यायालय, या फिर गुजरात उच्च न्यायालय, या फिर सिक्किम उच्च न्यायालय। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 56 का जो है इसमें करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर, अच्छा देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश, केरल, गुजरात या फिर आपका जो है सिक्किम। तो 56 का थोड़ा बहुत मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, जहां तक मुझे लगता है करेक्ट आंसर जो है सिक्किम होना चाहिए। क्योंकि देखिए सिक्किम जो है अगर बात करेंगे तो एक आपका जो है पर्वतीय इलाका है और एक छोटा सा जो है अंग है, तो यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या जो है यहाँ पे कम, क्योंकि यहाँ पे मामले भी बहुत ही कम होंगे। तो ये जो है आपका बिहार के ऊपर में आप देखोगे, बिहार और जो आपका पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, तो यहाँ पे जो है आपका पाया जाता है ये सिक्किम। तो यहाँ पे जो सिक्किम है इसका जो हाई कोर्ट है, यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन का, तो अगले जो क्वेश्चन है वो है आपका, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली सबसे पहली महिला कौन सी थी? राजकुमारी अमृता कौर, या फिर पद्मजा नायडू, या सरोजनी नायडू, या फिर सरला ग्रेवाल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू, जो कि आपका यूपी की पहली राज्यपाल बनी थी और सबसे पहले बनी थी, ठीक है ना। और यूपी का ही सुचित्रा कृपलानी भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि मुख्यमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, सॉरी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल, संसद, मुख्यमंत्री या फिर विधानसभा अध्यक्ष? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी राज्य के विधानसभा में किसी भी कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग या फिर प्रशासन आयोग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग योजना आयोग का नया नाम है।
अगला क्वेश्चन है योजना आयोग है एक मंत्रालय, एक शासकीय विभाग या फिर एक परामर्शदात्री संस्था या फिर एक स्वशासित निगम। तो इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक परामर्शदात्री संस्था है, यानी कि जो है ये अपना जो है डेटा मतलब हमारे देश के अंदर में जो भी रिसोर्सेज हैं उनका डेटा तैयार करता है और ये सरकार को जो है ये परामर्श देता है, एडवाइस देता है कि किस प्रकार से उसका जो है यूज किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषदों के गठन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष या फिर गृह मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जी के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है राज्यों की वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर होता है? वित्त आयोग या फिर योजना आयोग या फिर केंद्रीय वित्त आयोग या फिर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग के द्वारा वित्त आयोग की संस्तुति पर राज्यों के वित्तीय आवंटन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रांतीय सेवा या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए भारत में जो है आपका प्रशासनिक ये सभी प्रकार का सेवा है, अखिल भारतीय सेवा भी है, केंद्रीय सेवा भी है और प्रांतीय सेवा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य कितने होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 3, 4, 5 या फिर इसमें जो है कोई सीमा नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और उसके बाद से आपके 4 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समाचार पत्र, परिवार नियोजन या लोक स्वास्थ्य या फिर आपका कारखाना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से या फिर संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत से या फिर संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के बहुमत से या फिर जनमत संग्रह से। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनमत संग्रह के द्वारा जो हम लोग संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। बाकी ये लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत अगर मिल जा रहा है तो इससे हम लोग कर सकते हैं। अगर 2/3 मतलब 2/3 बहुमत भी मिल जा रहा है तब भी कर सकते हैं। राज्यों का बहुमत अगर मिल जाता है और 2/3 बहुमत मिल जाता है संसद का तब भी कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हम लोग लोगों के जनमत संग्रह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य नहीं। दूसरा है आपका अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य या फिर संसदीय पद्धति वाला शासन संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य या फिर जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गणतंत्र वो होता है जिसका जो अध्यक्ष होता है ये आपका वंशानुगत नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर संसदीय पद्धति हो कोई मतलब नहीं है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अध्यक्षीय पद्धति है वहां पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर लोकतांत्रिक राज्य है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन गणतंत्र होगा ही होगा अगर अध्यक्ष वंशानुगत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। ऑप्शन ए, जब यह सभी राज्यों में चुनाव लड़ती हो या फिर जब यह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान का कम से कम 5% मत प्राप्त कर लेती है या फिर यदि इसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो या फिर ऑप्शन नंबर डी, अगर वह कम से कम 3 राज्यों में सत्ता प्राप्त कर ले। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अगर पूरे देश का जो चुनाव होता है उसमें पूरे मतदान का 5% अगर वोट मिल जाता है किसी एक क्षेत्रीय पार्टी को, राजनीतिक दल को, तो वो आपका राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त करने के एक एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको पार कर लेता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक समय के लिए लोकसभा का अध्यक्ष रहने वाले कौन थे? बलराम जाखड़ या जीवी मावलंकर या फिर गुरदयाल सिंह ढिल्लो या नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बलराम जाखड़ जो है वो आपके लोकसभा के अध्यक्ष रहे जो कि सबसे अधिक समय तक रहे थे। अब देखेंगे हम लोग सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में यहाँ पर हुए तो यहाँ पे हुए नहीं छुए लिखना चाहिए, ठीक है ना? तो छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंड लगता है क्योंकि ऑप्शन ए, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है या लकड़ी की तुलना में लोहा उसमें का अच्छा चालक होता है या फिर लकड़ी की तुलना में लोहा उसमें का खराब चालक होता है या फिर लोहे की गुटका लकड़ी से भारी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखो ठंडी के दिनों में अगर लोहा और आप लकड़ी दोनों को छुए हुए तो लोहा ज्यादा ठंडा ठंडा महसूस होगा। इसके कारण यह है कि लकड़ी की तुलना में लोहा अच्छा चालक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका कारण क्या है? वाष्पीकरण की दर तेज होती है या फिर हवा में नमी कम होती है या फिर तापमान ऊंचा होता है या फिर आपका आकाश साफ नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण की दर जो है वो आपका तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? अधिक पसीना आना या फिर कम पसीना आना या फिर पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित न होना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि भाई जब आपका मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है तो इसका मेन कारण ये होता है कि पसीना जो है आपका आर्द्रता की वजह से वाष्पित नहीं हो पाता है, सूख नहीं पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, कारण क्या है इसका? तो कारण यहाँ पे दे रखा है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है या फिर भाप शरीर के भीतर घुस जाता है या फिर भाप में अधिक मारक क्षमता होती है या फिर भाप हल्की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब उबलता हुआ जल है, इसके तुलना में भाप से आपका हाथ ज्यादा जलता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग या फिर उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग होता है प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान या फिर कण के समान या तरंग एवं कण दोनों के समान या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तरंग एवं कण के समान नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो आपका तरंग और कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति क्या होता है? 9 इंटू 10 टू दावर 10 स्क्वायर मीटर पर सेकंड या फिर 3 इंटू 10 टू दावर 11 मीटर पर सेकंड। सर यहाँ पे मैंने गलती से बोल दिया था, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, प्रकाश की गति क्या है, ठीक है ना? 9 इंटू 10 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। दूसरा ऑप्शन है 3 इंटू 10 टू दावर 11 मीटर पर सेकेंड या फिर 3 इंटू 10 टू दावर 8 मीटर पर सेकेंड या फिर 2 इंटू 10 टू दावर 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 इंटू 10 टू दावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, सॉरी सेकेंड स्क्वायर नहीं बल्कि सेकेंड होता है आपका प्रकाश की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? परावर्तन, न्यूटन का गति नियम या फिर अपवर्तन या उत्प्लावन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण जो आपका पानी में रखी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा उदाहरण है? ऑप्शन ए अपवर्तन का, ऑप्शन बी है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का या फिर ऑप्शन सी है विक्षेपण का या ऑप्शन डी है विवर्तन का। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशाओं में किस एक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? खाने का नमक वायु के संपर्क में आता है या फिर कोयला वायु में जलता है या सोडियम को जल में डाला जाता है या फिर लोहे को आर्द्र वायु में रखा जाता है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है जब आपका आयोडीन, ये आयोडीन अगर आप वायु के संपर्क में रखते हो, खाने का जो आपका नमक, आयोडीन नहीं यहाँ पे नमक दिया है ना, तो हम लोग नमक का ही बताते हैं। तो नमक को जब आप संपर्क में रहते हो वायु के संपर्क में, तो इसमें आपका जो है किसी प्रकार का कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। बाकी कोयला को वायु में जलाएगा तो रिएक्शन हो रहा है, सोडियम को अगर जल में डालोगे तो वहां पर रिएक्शन होगा, लोहे को आर्द्र वायु में रखोगे तो वहां पर आपका जंग लगेगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? वायु में कोयले का जलना या फिर गन्ने के रस का किण्वन या समुद्री जल से क्रिस्टलन द्वारा खाने के नमक बनना या फिर आपका जो है पेट्रोलियम का भंजन। तो देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम का भंजन भी आपका जो है एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। कोयला जल रहा है तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है, और रस का किण्वन हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है, तो ये भी आपका जो है रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें जो आपका कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये है आपका समुद्र जल क्रिस्टलन द्वारा खाने का जो नमक होता है उसको बनाना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक बदलाव है? एक गीला तौलिया धूप में सूख जाता है, ठीक है। तो दूसरा है, चाय में नींबू का रस डालने पर रंग बदल जाता है या फिर रेडिएटर के ऊपर गर्म वायु उठती है या फिर भूरा कॉफी से वाष्प गुजरने से कॉफी निस्वन होती है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ये एक आपका जो है रासायनिक बदलाव है। अगर भूरा कॉफी से वेपर को आप गुजारते हो तो कॉफी का निस्वन हो जाता है, यही आपका जो है, ये जो आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। जबकि आपका एयर ऊपर जा रहा है तो ये कोई रासायनिक रासायनिक आपका परिवर्तन नहीं है।
यहाँ पर रस डाला जा रहा है तो यहाँ पे रंग चेंज हो रहा है, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और तौलिए को धूप में सूखने के लिए डाले हैं, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है? कोयला के जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना या फिर पानी का भाप में बदलना। तो देखिए पानी के भाप में बदलने में जो आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? फ्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक या ब्रोमो यौगिक। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में एक विशेष गंध होता है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? हीलियम, नाइट्रोजन, जीनॉन या फिर आपका अमोनियम। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, हीलियम को जो मिलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ में। अगला क्वेश्चन है, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या यूरिया। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? ठीक है, और इसमें ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, हेनरिक हॉर्ज या फिर आपका जो है एच सी यूरे या फिर आपका जी मंडल या फिर जोसेफ प्रिस्टले। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा कि भाई भारी पानी का खोजकर्ता एच सी यूरे है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है आपका D2O। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं H2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपका 2O। तो दोनों में से कोई आप फॉर्मूला बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? आर्गन, नियॉन, जीनॉन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा जीनॉन, स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? इसमें ऑप्शन है सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन और फास्फोरस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलीनियम जो है वो आपका विद्युत का मंद चालक नहीं होता है। ठीक है, और ये एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड या लिपोप्रोटीन या फिर आपका फॉस्फोलिपोप्रोटीन या फिर फॉस्फोप्रोटीन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, फॉस्फोलिपिड से बना होता है यूकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नूडल बनाने के समय प्रायः सूची कर्मक के रूप में प्रयुक्त होता है? केसर, दालचीनी या जैतून का तेल या फिर अजीनोमोटो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजीनोमोटो का जो है यूज किया जाता है नूडल्स बनाने के समय में सुरुचि कर्मक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा वाहनों के प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए सामान्यतया सड़क के साथ-साथ उगाया जाता है? नारियल, नीम, बोगनविलिया या फिर कैलोट्रोपिक्स। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोगनविलिया को जो हम लोग बोगनविलिया को जो हम लोग सड़क के साथ में उगाते हैं, लगाते हैं, ताकि जो है ये वाहन से जो भी आपके जो है पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा एक पौधा भारत में हरी खाद बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? गेहूं, सनई, कपास या धान। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सनई का जो है यूज किया जाता है आपका भारत के अंदर में हरी खाद बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा एक पौधा कलम द्वारा संवर्धित नहीं होता है? गुलाब, ब्रायोफाइलम यानी कि वही ब्रायोफिलम या केला या गेंदा। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केला जो है इसका हम लोग कलम के द्वारा संवर्धन नहीं करते हैं। तो इसका याद रखिएगा कि केला जो है आपका कलम के द्वारा संवर्धित नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मरुद्भिद यानी कि जेरोफाइट्स किस दशा नहीं सॉरी दिशा नहीं बल्कि दशा होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे किस दशा में पनपते हैं? उष्ण और शुष्क दशा में, शीत एवं आर्द्र दशा में या फिर आपका जो है उष्ण एवं आर्द्र दशा में या फिर शीत एवं शुष्क दशा में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उष्ण एवं शुष्क दशा में ये जो आपके जेरोफाइट्स होते हैं वो आपके पनपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बीज उत्पादित करता है लेकिन फूल नहीं करता है? काजू, कॉफी, मूंगफली या चीड़। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, चीड़ जो है आपका बीज तो बनाता है लेकिन फूल नहीं उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक बनता है? ऑप्शन है नील हरित शैवाल, ऑप्शन बी है हड्डी का चूना या फिर ऑप्शन सी है गोबर या ऑप्शन आपका जो है डी है यूरिया। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए नील हरित शैवाल का जो है हम लोग नील हरित शैवाल के साथ में मिलाते हैं और फिर जो है हमें उर्वरक प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए जंतु जीवाश्म का, और ऑप्शन जो है आपका बी है शैवाल का, और ऑप्शन सी है फफूंदी का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चूंकि पैलियो मतलब हो गया जीवाश्म और वनस्पति, तो यहाँ पे वनस्पति का यूज होना चाहिए था, यहाँ पे जंतु दिया है तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, और ये दोनों का ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम? तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम का जो है यूज पौधे अपने विकास के लिए नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमने 100 प्रश्न आज के 14वें बिहार पुलिस के लिए जो है मॉडल सेट के अंतर्गत हमने देखा। उम्मीद करता हूं कि आपके 100 में से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप कट ऑफ को पार कर पा रहे हैं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि आप और हम मिलकर के आपके दोस्तों का भी हेल्प कर सके, उनका भी रिजल्ट आपके साथ साथ सुनिश्चित हो इस बार। इस वीडियो लेक्चर को आपका आपने देखा पूरे अंत तक, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड अगेन।